तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली आप लोगों के लिए मोस्ट वीवे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि दोस्तों बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वरदान साबित होने वाली है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी छात्र छात्राएं जो कि इंटर से आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, अगर आपका किसी भी स्ट्रीम से हो तो आपके लिए मोस्ट वीवे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लेकर के आया हूं, जिसको अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी कर लिया, अच्छे तरीके से इसको रट लिया, तो आप लोगों को यहां से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को टकराने वाली है। तो चलिए एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहां से चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के लिए यहां पे मैं तैयारी कराने वाला हूं। बस ध्यान से देखिएगा। अगर आपका आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप लोग इसको ध्यान से देखें और आप लोगों को ये गेस करिए कि आप लोगों ने जो याद करके रखा है वो आप लोगों को कितना टकर रहा है और कितना आप लोगों को याद है। तो चलिए यहां पे हम फटाफट शुरू कर लेते हैं। और यहां पे मेरा पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बातचीत चैप्टर 1 से है, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए। पहला स्क्रीन पर आप लोग के सामने आ चुका है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो फटाफट अगर आपको आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स ऑन करके रखिए, फटाफट आंसर देते चले जाइएगा। तो चलिए मैं आप लोग को फाइनली बता देता हूं कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था वो यहाँ पे 1844 ईस्वी में हुआ था। तो आंसर नंबर इसका फर्स्ट होगा। चलिए आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो फटाफट जल्दी से इसका बताते चलिए, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो इसका भी आंसर नंबर 1 हो जाएगा 1914 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो हिंदी प्रदीप का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर इसका भी 1 हो जाएगा। अगला नंबर है, चौथा नंबर है कि नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन सा है। तो बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका आंसर जो है ये एक था। अब यहाँ पे 5वें नंबर की तरफ चलेंगे। तो 5वां नंबर है जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि रेल का टिकट विकेट खेल के लेखक का नाम क्या था। यानी कि रेल का विकेट खेल के लेखक का नाम क्या था। तो 5वां नंबर का क्या हो जाएगा। तो बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का 5वां नंबर का आंसर नंबर 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6ठे नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से फटाफट इसको रीड करिए। मनुष्य के ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है। मनुष्य के ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है, कौन सा है इसमें। तो वाक्य शक्ति हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक्य शक्ति। चलिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद जरूर करके रखेंगे। यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। 16 था। ठीक है, कितनी आए थे तो 16 लोग आए थे। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी थी। एडिसन जो है वो कितने लोगों के बीच मानी थी। तो यहाँ पे इसका आंसर नंबर जो है जाएगा ए हो जाएगा और यहाँ पे 2। ठीक है, याद रखिएगा कितने लोगों की बातचीत की अंगूठी में नाग की यानी कि नगसी माना गया है। कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नगसी माना गया है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और इसका 3 आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर है कि कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है। कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। ठीक है, अभी तक आप लोगों को गेस करिए कि कितना आप लोग इसको सही कर पा रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे हम 11 नंबर क्वेश्चन जो कि फटाफट स्क्रीन पर आप लोगों के सामने आ चुका है कि यूरोप में बातचीत को काला को क्या कहते हैं। यूरोप में बातचीत की काला को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर है कि काव्य कला प्रवीण श्रेष्ठ गोष्ठी को कहते हैं। काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सुहृदय गोष्ठी। ठीक है, तो इसको याद करके रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैं आप लोग को बताते चलूँ कि अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो भी लोग बिहार बोर्ड जो है इंटर का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं उन लोगों के लिए जो ये तो मेरा हिंदी का सब्जेक्ट हो गया, इसके अलावा इंग्लिश, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या आर्ट्स से है। अगर आप जो भी सब्जेक्ट है आपका, मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो जो अपलोड है, जा करके एक एक वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और सभी वीडियो को देख करके आप लोग जरूर अपना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सारे
क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो उसको जरूर फाइंड करिएगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोग को जरूर बताना चाहूँगा कि देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे छात्र जो है वीडियो को देखते हैं, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो तुरंत नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और तुरंत आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को देख पाएंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे अब 13वां नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पे जो इसको आप लोग जरूर बताइएगा। तो 13वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक सूक्ष्म पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? आधुनिक सूक्ष्म पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो 13वां नंबर का होगा शास्त्र। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शास्त्र, इसको हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 के। 14 नंबर है कि 25 वर्षों से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के है कि 25 वर्षों से ऊपर बातचीत वाले जो है वो कैसी होती है, लोगों की बातचीत कैसी होती है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सारगर्भित, ठीक है। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे इसके 15वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए 25 वर्षों से नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है? ये उसमें ऊपर वाला था, इसमें नीचे वाला था। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, 15वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि 25 वर्षों से नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है। तो 15वां नंबर है इसका यहाँ पे दिल बहलाव, यानी कि 25 वर्षों से ऊपर वाले जो होते हैं उनका बातचीत कैसा होता है? दिल बहलाव, ठीक है। ये बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला है 16वां नंबर क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। और 16वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति की क्या दिखलाती है? हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है वो क्या दिखलाती है? तो इसमें नए नए रंग दिखाती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? जो भीतरी मनोवृत्ति है उसको क्या माना गया है? तो 17वां का एक हो जाएगा यहाँ पे चमिनिस्तान माना गया, ठीक है। अगला है यहाँ पे 18 नंबर की जी हाँ को क्या माना गया है? जिहान को क्या माना गया है? तो इसका नंबर हो जाएगा क्या कि कतरनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे कतरनी। चलिए 19वां का है कि क्रोध को क्या माना गया है? फटाफट आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो फटाफट कमेंट भी करते चलना है, ताकि इससे आप लोग को पता चले कि हाँ इसका मुझे पता है। तो यहाँ पे 19वां नंबर है कि क्रोध को क्या माना गया है? तो इसको क्रोध को माना गया है शत्रु, ठीक है। क्रोध को क्या माना गया है? शत्रु माना गया है। 20वां नंबर है कि क्रोध आदि को काबू करने के लिए किस किस को काबू करना है? यानी कि क्रोध आदि जो आपको है उसको काबू करने के लिए किससे काबू करना है? तो क्रोध आदि को काबू करने के लिए यहाँ पे जी हाँ, जो नंबर ऑप्शन नंबर ए है इसको हो जाएगा आंसर जी हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम 21वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि भाषण में किसका मौका रहता है? भाषण में किसका मौका रहता है? तो नाज जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कि नाज नखरा का, नखरा आ जाएगा इसमें, याद रखिएगा। भाषण में किसका मौका रहता है? नाज रखरा का। इसके बाद ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे हम। यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान से देखिए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। अगर आप चैप्टर 1 पढ़े हैं थोड़ा बहुत भी तो आपको याद होगा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसके बाद चलिए अब यहाँ पे हम 23वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि बातचीत पद पाठ जो है गद्य कौन सी विद्या है? बातचीत पाठ जो है गद्य कौन सी विद्या है? तो निबंध है। यहाँ पे इसको हम टिक मारेंगे। पहला नंबर को है निबंध है, याद रखिएगा बातचीत से निबंध आता है। मनुष्य के रूप में साक्षात्कार कब होता है? मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? ठीक है, तो इसका हो लगा बोलने से, यानी कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? तो बोलने से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है जगह 24 का ए। उसके बाद है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 25 नंबर है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है किसका कथन है? 25वां नंबर यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, इसका हो जाएगा बेन, ये ऑप्शन नंबर बी से बेन जॉनसन का, ठीक है। ये याद रखिएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि एक चैप्टर का जितने भी मोस्ट से मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते थे मैंने सबको यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। सभी क्वेश्चन को यहाँ पे लेकर के आप लोग के सामने लाया हूँ, ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो एक चैप्टर से तो छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 26वां नंबर है कि काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को क्या कहा जाता है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आंसर मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुहृद गोष्ठी, ठीक है, सुहृद गोष्ठी।
तो एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्टली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बताना है और अभी एग्जाम का लास्ट समय में आप लोग आ चुके हैं। तो बस क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट आप लोग को देखते ही आंसर आप लोग को मन में आ जाना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है। चलिए यहाँ पे है अगला क्वेश्चन है कि 27वां नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो की ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी। तो यहाँ पे 27वां नंबर जो है आप लोग के आंसर हो जाएगा फरारे, यहाँ पे फ्राइडे के। 28वां नंबर है कि बाहरी बातचीत में किसका आवश्यकता पड़ती। बाहरी जो बातचीत होता है उसमें किसका आवश्यकता पड़ती, तो यहाँ पे फरीक की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फरीक की। 29वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि 4 लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है, यानी कि 4 लोगों से अधिक जो बातचीत होता है तो उसमें क्या होता है कि राम रमावल हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम रमावल हो जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ये जो है 30वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है कि अनादर का मूल किसे कहा गया है। अनादर का मूल जो है वो किसे कहा गया है, तो बिन बुलाए जाना। आप लोग भी जानते हैं कि किसी को जाते हैं अगर किसी के घर तो आदर करता है, और अगर आपको अनादर नहीं कर रहा है मतलब वो आपको बिन बुलाए अगर आप गए हैं तो उसको अनादर बोला जाता है, यानी कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला तो बिन बुलाए जाने पर तो भाई ऐसा ही होगा। तो ये चीज़ें आप लोग इसको समझ करके आप लोग इसको टिक लगा सकते हैं। अनादर का मूल्य किसे कहा गया है, तो बिन बुलाए जाने पर। अब चलिए यहाँ पे हम इस चैप्टर जो है मेरा फर्स्ट चैप्टर वो खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे दूसरे नंबर चैप्टर में आ चुके हैं, इन कर चुके हैं। दूसरा नंबर आप लोगों को भी पता होगा कि चैप्टर का नाम क्या था, तो दूसरा नंबर चैप्टर है जो कि यहाँ पे उसने कहा था, आप लोगों की स्क्रीन पर है। और इसमें जो लेखक है इनका आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि नाम था इसका चंद्रधर शर्मा। ठीक है, तो अब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे और दूसरा चैप्टर में जितने भी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हम लोग यहाँ पे अब रीड करेंगे। तो पहला नंबर आप लोग के सामने स्क्रीन पर आता है कि चंद्रधर शर्मा का जन्म कब हुआ था। दूसरा चैप्टर का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला नंबर, ये जन्म वाला जो होता है जितने भी जो डेट तिथि वाले होते हैं ना वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लेखक का जन्म कहाँ हुआ, लेखक का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, लेखक का मतलब एजुकेशन कहाँ हुआ, ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 1853 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा इसको। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन जो है ना वो कब हुआ था, कब यानी कि वो कहा था, उसने कहा था ये कहानी कब आया था, तो 1915 में आया था। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा 1915 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है कि उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई थी। उसने कहा था कि किस निर्देशक ने फिल्म बनाई थी, तो बिमल राय ने। किसने बनाई थी, बिमल राय ने बनाई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ। उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर में हुआ था, तो इसका जो है अमृतसर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अमृतसर में। उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़की की उम्र क्या थी। उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़की की उम्र क्या थी, तो इसका हो जाएगा 12 नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 12 नंबर। इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट यहाँ पे चलेंगे। उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र क्या थी। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। तो लड़की का उम्र जो है कितना था, वो लड़की का उम्र था 8 वर्ष। ठीक है, 8 हो जाएगा इसमें। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल के बाद प्रारंभ हुआ था। तो ये आप लोगों को सामने यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 25 है, 35 है, 30 है, 45 है, कितना हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन किया गया है। उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन किया गया था, तो आप लोगों को अगर पढ़े होंगे तो याद होगा किसका कहा गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। किसका कहा गया था, प्रथम विश्व युद्ध का। अब चलिए यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था में उसने शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए हुआ था। तो इस क्वेश्चन जो है 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो याद होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सुबेदारनी।
सूबेदारनी होगा, ठीक है, सूबेदारनी इसको बोलेंगे हम लोग। तो अब हम यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है दूसरा चैप्टर का 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर ला दिया हो, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि अमृतसर के बाजार में लड़के लड़कियां किसके यहाँ रहते थे। अमृतसर के बाजार में लड़के लड़कियां किसके यहाँ रहते थे, तो मामा के यहाँ रहते थे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा, किसके यहाँ, मामा के यहाँ। अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे, तो लड़के कहाँ रहते थे, तो मगरे माझे, मगरे माझे, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगले है 12 नंबर की लहना सिंह 12 होकर के किस नगर जो है नगर का जमदार बना, किस जो है नंबर का जमदार बना, जमादार, ठीक है। तो 12 नंबर जो है वो 77 सिंह राइफल का, ठीक है, राइफल्स का, 77 सिख राइफल्स का, याद रखिएगा 77 सिख राइफल्स का। अगला हम यहाँ पे आएंगे, सूबेदार का नाम क्या था, सूबेदार का नाम क्या था, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। 13वां नंबर है हजरा सिंह, सूबेदार का नाम क्या था, तो हजरा सिंह, इसका आप लोग याद रखिएगा हजारा सिंह, हजारा सिंह, हजारा सिंह, ठीक है। अगला नंबर है कि सूबेदार के बेटे का क्या नाम था। देखिए, इस प्रकार के रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बेटे के नाम क्या था, उसके माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, ये सभी को ध्यान में रखना पड़ता है। ये कई बार ऐसा पूछा भी गया है। सूबेदार के बेटे का क्या नाम था, तो बोधा था, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बोधा था। अगला है कि उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है, उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक किया गया है, तो यहाँ पे 5वां नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 5 खंडों में है। अगला है कि लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहा था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहा था, तो जर्मनी के विरोध में लड़ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को फिर से बता दूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, इसके अलावा पार्ट 2 वीडियो भी लाऊंगा, जिसमें आप लोग को बचे जो शेष 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव आएगा जो कि आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन भी आते रहेंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे 17वां नंबर क्वेश्चन है। जो 17 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर गया था। 17वां नंबर जो है ये 8 दिनों की छुट्टी पर घर गया था। कितने दिनों की छुट्टी पर गया था, 8 दिनों की। अगला है लहना सिंह क्यों घर गया था, यानी कि क्यों घर आया हुआ था। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है मुकदमे की पैरवी कराने के लिए। किसके कराने के लिए गया था, मुकदमे की पैरवी कराने, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19वां नंबर है कि कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था। कीरत सिंह जो है लहना सिंह का कौन था, तो भतीजे था, यानी कि भतीजा था। ये वाला फर्स्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन इसी जो है चैप्टर का 20वां नंबर है कि सूबेदार का गांव कहाँ था। सूबेदार का जो गांव था वो कहाँ था, लहना सिंह के रास्ते में था। किसके था, लहना सिंह के रास्ते में था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लहना सिंह के रास्ते में। चलिए अब हम इसी चैप्टर के अगला नंबर क्वेश्चन जो है, अभी 2 चैप्टर में ही हम लोग की युद्ध में कितने जो है जर्मन घायल हुए या मारे गए थे, युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए थे या मारे गए थे। तो 21वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो मेरा 63 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए, याद रखिएगा। अगला है 22वां नंबर क्वेश्चन, आप लोग के सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि युद्ध में कितने सिख मारे गए थे। अब युद्ध में कितने सिख मारे गए थे, तो 15 हो जाएगा। कितने हो जाएगा था, यहाँ पे 15 सिख मारे गए थे। चलिए फटाफट यहाँ पे हम करेंगे दंत वीनो परदेशाचार्य किसका कथन है, ठीक है। दंत वीनो परदेशाचार्य किसके जो है कथन है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वानवर्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये वानवर्ट, ठीक है। अगला हम 24वां नंबर चलेंगे कि जर्मन वाले जो है वेद पढ़कर क्या जान गए थे। जर्मन वाले जो है ना वेद पढ़कर के क्या जान गए थे, तो 24वां नंबर का हो जाएगा विमान उड़ाना। वो लोग जो है जर्मन वाले जो है ना वेद पढ़ करके ये जान गए थे कि विमान उड़ाना है, कैसे विमान उड़ाया जाता है, ठीक है। और अगला हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे डाक बाबू का क्या नाम था, यानी कि डाक बाबू का नाम क्या था। 25वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे है पलटू राम, यहाँ पे पलटू राम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला है 26वां नंबर, उसने कहा था कहानी पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है। 26वां नंबर का जो है आप लोग आंसर दीजिए, तो रामचंद्र जो है शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसको ध्यान में रखिएगा। 27वां है कि वैष्णवी के से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी। वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आगे चला गया था, मैं आप लोगों को, हाँ यहाँ पे आ चुका है। चलिए
वैष्णवी से टकरा कर के जो है यहाँ पे वैष्णवी से टकरा कर के लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो यहाँ पे अंधे की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, अंधे की। और अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है आंसर इसका या जो कुछ भी है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम का टारगेट कितना सेट किया। अगर आप लोगों को जितना टारगेट है मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए आप लोगों ने जो भी टारगेट सेट करके रखा है ना, उसको बार बार रिपीट करने से, यानी कि टारगेट को बताने से, लिखने से आपके अंदर एक जोश एनर्जी आती है कि हाँ मैं इतना ला सकता हूँ, इतना लाना है मुझे। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके आप लोग थोड़ा सा टारगेट बता दीजिए कि आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम का अभी तक टारगेट जो है वो कितना रखा है कि हमें इतना बोर्ड एग्जाम में लाना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पे हम अब अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे फटाफट बढ़ते हैं। और आप लोग को अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करते चलिए। चलिए यहाँ पे हम 28वां नंबर क्वेश्चन है कि निमोनिया से मरने वाले का क्या नहीं मिलते हैं? निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलते हैं? तो यहाँ पे है मुरब्बे। निमोनिया से मरने वाले का क्या नहीं मिलते हैं? तो मुरब्बे। ठीक है, अब यहाँ पे 29वां नंबर क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, दूसरा चैप्टर का यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है। लहना सिंह के लड़ाई स्थल से कितनी दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? यानी कि उनके लड़ाई स्थल से कितने दूरी पर वो थे? तो यहाँ पे हो जाएगा 3। कितने दूरी पर थे? 3 मील थे। चलिए अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है मेरा, इस चैप्टर का 29वां नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग आ जाते हैं अब 30वां नंबर क्वेश्चन। सूबेदारनी को कितने बेटे थे? सूबेदारनी के कितने बेटे थे? तो जल्दी से फटाफट आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए कितने थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए। अब यहाँ पे हम 31वां नंबर क्वेश्चन है कि सूबेदारनी के बेटे कितने दिनों के से जो है ना फौज में नौकरी कर रहा था? तो 31वां नंबर आप लोग को सबको पता है कि 1 वर्ष से। कितने से? 1 वर्ष से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है तिमियो। तिमियो की घघरिया पलटन कौन बनाना चाहती थी? तिमियों की घघरिया पलटन में कौन बनाना चाहती थी? ठीक है, तो 32वां नंबर क्वेश्चन का आपको आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूबेदारनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, सूबेदारनी। कितने जर्मन खाई में घुसे? कितने जो है जर्मन जो है ना वो खाई में घुस गए? तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70 जो है। उसके बाद यहाँ पे है 34वां नंबर, जर्मनों के खाई में घुसने के समय वहाँ कितने सिख थे? जर्मनी जो है जो खाई में जब घुसने लगे थे तो कितने सिख थे वहाँ पे? तो 34वां नंबर का आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़ाई के कितने दिनों के देर बाद जो है ना सहायता टीम वहाँ पे पहुँची? तो 35वां नंबर के यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोगों को पता होगा कि लगभग 2 घंटे के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 2 घंटे यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को सेम यहाँ पे टाइपिंग हो चुका है, मिस यहाँ पे हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम 36वां नंबर क्वेश्चन इसका चलेंगे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत ही मोस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब चलिए यहाँ पे मेरा 2 चैप्टर यहाँ से फाइनली जो है ये ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग तीसरा चैप्टर में एंड करने वाले हैं, जिस तीसरा चैप्टर का नाम है दोस्तों यहाँ पे संपूर्ण क्रांति, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे इसका क्या है? संपूर्ण क्रांति। तो चलिए यहाँ पे संपूर्ण क्रांति चैप्टर में अब हम लोग इन कर चुके हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है उसका जो यहाँ पे लेखक जो नाम है वो जयप्रकाश जो है जयप्रकाश। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तीसरा चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, इस चैप्टर में ज़्यादातर आप लोग को यहाँ पे जो भी जो डेट वाले क्वेश्चन जो मिलेंगे, ईस्वी सन ईस्वी ये सब जो मिलते हैं, ये वाला जो है आप लोगों को ज़्यादातर यहाँ पे कोशिश करिएगा कि अच्छे तरीक़े से याद करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है आप लोग को यहाँ पे डेट वाले सन ईस्वी वाले क्वेश्चन जो है ना आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहला नंबर जो क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन पर कि जयप्रकाश बापू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इस चीज़ों को याद करके रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा पहला 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा में। कहाँ हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा में। अगला क्वेश्चन इसके साथ ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जयप्रकाश बापू जो है प्रसिद्ध हुए थे किसके से? तो जो लोकनायक जयप्रकाश, आप लोग को भी नाम याद होगा कि लोकनायक जयप्रकाश। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा है कि जयप्रकाश बापू के माता पिता का नाम क्या था? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा फूलरानी हरसु दयाल। फूलरानी हरसु दयाल।
इसको याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन फटाफट चलेंगे, जयप्रकाश बापू कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो यहाँ पे 1929 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश बापू सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े? जयप्रकाश बापू जो है सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े हुए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए हो जाएगा 1954 ईस्वी में। कब हुए थे? 1954 ईस्वी में। जयप्रकाश बापू की पत्नी का नाम क्या था? 6 नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसका हो जाएगा प्रभावती। जयप्रकाश बापू की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश बापू पटना साइंस कॉलेज के छात्र कब, यानी कि कब थे? वो कब जो है इस कॉलेज के छात्र थे? तो 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, इसमें याद रखिएगा 1921 में थे। कब थे? 1921 में। अगला है जयप्रकाश बाबू का जो आंदोलन, यानी कि जयप्रकाश बापू छात्र आंदोलन के नेतृत्व कब किए? मैंने पहले ही बोला था कि इस चैप्टर में ज़्यादातर आप लोगों को सन ईस्वी वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो इसको याद करके रखना है अच्छे से। 8वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने आ चुका है कि जयप्रकाश बापू छात्र आंदोलन के नेतृत्व कब किए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1974 ईस्वी में। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, इस चैप्टर का जो कि सामने आप लोग के यहाँ पे आ चुका है। 9वां नंबर, संपूर्ण क्रांति पाठ कहाँ से उद्धृत है? कहाँ से मतलब लिया गया है, समझ सकते हैं, या कहाँ से इसको जो है जोड़ा गया है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ जो है वो आप लोग को गांधी मैदान पटना में दिए भाषण से लिया गया है। गांधी मैदान पटना में दिए गए भाषण से। अब चले हम यहाँ पे जेपी कब जो है मार्क्सवादी बने थे? जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका नाम जो है ना वो शॉर्टकट में लिखा गया है जेपी। तो यहाँ पे इसको हम कब क्या डालेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1924 ईस्वी में। चलिए अब हम इसका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेपी के पिताजी किस विभाग के काम करते थे? ध्यान रखेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में ही बात की जा रही है कि जयप्रकाश नारायण, तो जेपी के पिताजी किस विभाग में काम करते थे? अब आगे यहाँ पे हम आ जाएंगे तो नहर विभाग में काम करते थे। इसका आंसर याद रखिएगा, किस विभाग में? तो नहर विभाग में। अगला नंबर है कि जयप्रकाश बापू को जो है यहाँ पे मैगसेसेस पुरस्कार कब मिला? तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है, जयप्रकाश बाबू को मैगसेसेस पुरस्कार कब मिला हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे इसी जो है चैप्टर का अगला नंबर क्वेश्चन है कि 13वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि जयप्रकाश बापू को भारत रत्न सम्मान कब मिला? 13वां नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हम लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी। कितना हो जाएगा? 1998 ईस्वी। अगला नंबर 14 नंबर के सामने अब हम लोग आते हैं, सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे। आप लोगों को सामने यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन के सामने आ चुके हैं हमारे स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो 15वां नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। यानी कि जेपी ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जेपी जयप्रकाश नारायण थे, तो इनका रचित पाठ का क्या नाम था? तो संपूर्ण क्रांति। अब अगला है यहाँ पे, जयप्रकाश बाबू का निधन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कब हुआ था, तो सबको पता है कि 1979 ईस्वी में। अब चलिए यहाँ पे 16वां के बाद 17वां आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो जयप्रकाश बाबू के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश बाबू के बचपन का क्या नाम था? तो बाउल था। क्या नाम था? बाउल। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। मद्रास में जयप्रकाश बापू किनके यहाँ टिके? मद्रास में जब जयप्रकाश बाबू जो गए थे तो यहाँ पे किनके यहाँ टिके थे? 18 नंबर होगा ईश्वर अय्यर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 19वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? 19वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? तो उमा शंकर। ब्रेन ऑफ जो है बॉम्बे किसे कहा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी। अगला है इसी क्वेश्चन में, लेनिन कब मारे गए? लेनिन कब मरे? लेनिन जो है कब मरे थे? तो 1924 ईस्वी में। लेनिन कब मरे थे? 1924 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश बाबू को रेणु जी ने क्या सुनाया? जयप्रकाश बाबू जी को रेणु जी ने क्या सुनाया? तो कविता सुनाया हुआ था। क्या सुनाया हुआ था? कविता सुनाया हुआ था। अगला है, दिनकर जी मद्रास में किनके यहाँ टिके थे? दिनकर जी मद्रास में किनके यहाँ टिके हुए थे? तो दिनकर जी मद्रास में रामनाथ के यहाँ टिके हुए थे। याद रखिएगा, किनके यहाँ? रामनाथ के यहाँ। दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहाँ ले गया गया था?
दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ने पर कहाँ लेकर के गया था। फाइनली आप लोग के सामने ये 23वां नंबर क्वेश्चन, फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे विलिंगडन नर्सिंग होम में ले गया था। विलिंगडन नर्सिंग होम में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 24वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर है कि जेपी के पिताजी के क्या थे। जेपी के जो पिताजी थे वो क्या थे। तो यहाँ पे नॉन गजेट ऑफिसर थे, नॉन गजेट ऑफिसर थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉन गजेट ऑफिसर थे। चलिए अब इसी जो है तीसरे चैप्टर का हम लोग जो है अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 25वां नंबर क्वेश्चन है जो कि सामने आप लोग की स्क्रीन पर है कि जेपी को विरोधी जनक कहाँ का दलाल कहते हैं थे। यानी कि जेपी को जो है विरोधी जन कहाँ का दलाल कहते थे। कहाँ का मतलब दलाल कहते थे कि विरोधी जन है यानी कि दलाल है। तो आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका के अमेरिकी ठीक है। अगला है फ्री प्रेस के संस्थापक और मालिक कौन थे। तो 26वां नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सदानंद जी। याद रखिएगा। जेपी के पिताजी के जो है नहर विभाग में क्या थे। जेपी के जो पिताजी वो नहर विभाग में क्या थे, तो पता ही है कि जिलादार थे। यानी कि जिला जो है जेपी कैसा लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं। जेपी जो है वह कैसा लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं, तो दल विहीन, यानी कि दल विहीन जो है लोकतंत्र की वो जो है कल्पना करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नहर विभाग में जिलादार बनने के बाद जेपी के पिता क्या बने। नहर विभाग में जिलादार बनने के बाद जो है जेपी के पिता क्या बने हुए थे। उसके बाद जो है यानी कि तो वो रेवेन्यू असिस्टेंट बने थे, असिस्टेंट, रेवेन्यू असिस्टेंट। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में एक है, यानी कि में है। 30वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है तो मार्क्स तथा लेनिनवाद क्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसको याद करके जरूर रखिएगा। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। अगला नंबर क्वेश्चन है 31वां नंबर है यहाँ पे आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। मोस्ट विवे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रिंग स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक का नाम क्या था। 31वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे स्क्रीन पर है तो जयप्रकाश नारायण इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है लास्ट इसका क्वेश्चन का इस चैप्टर का जो है वो 32वां नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश बाबू ने संपूर्ण क्रांति के लिए पटना में कब भाषण दिए थे। इसको याद करके जरूर रखिएगा। 5 जून 1974 ईस्वी को, 5 जून 1974 ईस्वी को, ठीक है। तो ये आप लोगों को सामने यहाँ पे जो है एक और क्वेश्चन है इसका यहाँ पे जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 33वां नंबर है कि जेपी का संपूर्ण भाषण किस पुस्तक में संकलित है। तो जेपी का जो संपूर्ण भाषण है वो किस पुस्तक में संकलित है, तो यहाँ पे जन मुक्ति किस भाषण में है, तो जन मुक्ति में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जेपी के अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए। जेपी जो है अध्ययन के लिए अमेरिका कब गए थे। तो 34वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। कब गए थे, 1922 में। और लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर आ चुका है तो इस क्वेश्चन का है जेपी के कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। तो मैंने पहले ही बताया था दल विहीन हो गया आप लोग के सामने, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। तो इस तरीक़ा से दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पे चैप्टर हिंदी यानी कि हिंदी का जो है 3 चैप्टर तक मैंने आप लोग को कंप्लीट लगभग 100 प्लस आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव का मोस्ट विवे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एक जो है ना ऑब्जेक्टिव को मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे दिया, जो कि अगर आपने इसको बढ़िया तरीक़ा से रट लिए तो काफ़ी बेहतर होगा। और आप लोग के सामने स्क्रीन पर अभी आप लोग को वीडियो आ रहा होगा जिसमें ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोग को जो अगला चैप्टर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अर्धनारीश्वर, इस चैप्टर से 4 चैप्टर फिर 4, 5, 6 जो है 3 चैप्टर कर करके मैंने आप लोग को कंप्लीट कराया है। तो जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देखे हैं इसके बाद मेरे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जहाँ पे आप लोग कमेंट कर रहे हैं वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा और सामने स्क्रीन पर भी वीडियो आएगा आप लोग को ऊपर, तो यहाँ पे भी क्लिक करके जा करके देख सकते हैं। इस तरीक़ा से इस प्लेलिस्ट को भी देख लेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे 4 से 5 वीडियो देख लेंगे तो हिंदी का प्रॉपर तैयारी आप लोग को यहाँ पे हो जाएगी। और मोस्ट विवे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ तो सभी को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं और आप लोगों को लगभग ये वीडियो देखने के बाद कितना % आप लोगों को लगता है कि मैंने याद करके रखा वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को लगभग कितना सही हुआ है, आप लोगों का तैयारी कैसा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जो भी कोई दिक्कत है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आपको कोई भी सब्जेक्ट पर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप लोग अपना टारगेट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका पार्ट 2 वीडियो कमेंट में सबसे ऊपर में आप लोग को लिंक मिलेगा, वहाँ पे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।